ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोलरस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ कोलरस लॉ को स्टडी किया था। उस पे बेस्ड हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर किया था। मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम लोगों को जो स्टडी करना है, जो कंडक्टेंस हमने मेजर किया उसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस में। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस पे ही है। तो सबसे पहले कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस में टाइट्रेशंस जान लेते हैं, फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि क्या होता है कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। पहले टाइट्रेशन जानते हैं, क्या होती है टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्या है टाइट्रेशन? क्वांटिटेटिव समझते होगे, दो एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग अमाउंट मेजर करते हैं और क्वालिटेटिव में हम ये पता करते हैं कि कौन उसकी कंपोजिशन क्या है। जो सिस्टम हमें दिया है, जो सब्सटेंस हमें दिया है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये मेजर करते हैं हम क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव में ये मेजर करते हैं कि उसमें कितना है। तो अगर हमें पता चल जाए कि क्या है, तो अब हमें जानना है कि उसमें कितनी अमाउंट है उसके कंपोनेंट्स की। तो वही है वो, अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर करवाते हैं तो वो होता है टाइट्रेशन। तो क्या है टाइट्रेशन? दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ measurement of concentration of any solution. It is the quantitative analysis है किसका? measurement of concentration of any solution. इसको एनालाइट बोलते हैं, ऑफ एनालाइट। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन मापनी है उसको बोलते हैं एनालाइट। कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, तो उसको बोलते हैं क्या? टाइट्रेशन। तो वो इज नॉन एज टाइट्रेशन। क्लियर है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये भी आगे आपको पता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन फिक्स रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हम नहीं बना सकते और टाइम के साथ वो चेंज हो सकती है। अगर मुझे कोई कंसंट्रेशन है n/10 1/10 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, अगर वो एग्जैक्ट 1/10 तो बनता है, इसका मतलब वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। और अगर वो एग्जैक्ट नहीं बनता है तो वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। उसको पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड से टाइट्रेट करके उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन हम जानते हैं। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी है, आपने अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम में किया हुआ है, वहाँ भी ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इसमें एक टर्म मैंने लिखी है एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? यहाँ पे मैं बात सॉल्यूशन की कर रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। द सॉल्यूशन whose concentration is to be measured is known as analyte। उसको बोला जाता है एनालाइट। इट इज जनरली टेकन इन टाइट्रेशन फ्लास्क। इसको किस में लिया जाता है? टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं भाई। ठीक है, जनरली लेते हैं, नॉट ऑलवेज, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, एनालाइट। एक होता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है? द सॉल्यूशन अगेंस्ट विच जिसके अगेंस्ट एनालाइट is to be titrated
जिसके अगेंस्ट हम एनालाइट को टाइट्रेट करेंगे इज नोन एज टाइट्रेंट। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी है, दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इट इज जनरली टेकन इन, इसको कहाँ पे लेंगे, टेकन इन ब्यूरेट, इसको ब्यूरेट में लेंगे, ठीक है। तो ये तो है टाइट्रेशन के बारे में कि टाइट्रेशन में क्या क्या नाम यूज जनरली किए जाते हैं। ओके, टाइट्रेशन की स्टडी जो है उसको टाइट्रीमीट्री बोला जाता है, टाइट्रीमीट्री। ओके, तो ये है ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमने ले लिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया है, जिसके अगेंस्ट हमने एनालाइट को, ये टाइट्रेशन फ्लास्क है, ये टाइट्रेशन फ्लास्क है, इसमें ले लिया हमने क्या क्या लिया है इसमें, एनालाइट। और यहाँ पे जो लिया है ब्यूरेट में, दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या फिर इसको बोला जाता है टाइट्रेंट, ठीक है। अब कैसे मेजर की जाती है, बात तो ये है कि मेजर कैसे करोगे, तो मेजर करने का भी कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। तो पहले तो टाइट्रेशंस बहुत सारी टाइप की हैं, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं, एसिड बेस टाइट्रेशंस हो सकती हैं जिसमें एक एसिड होगा एक बेस होगा। इसके अलावा रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशंस हो सकती हैं, गैस फेज टाइट्रेशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, ठीक है। ये सारी की सारी शायद आपने एसिड बेस, रिडॉक्स और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस तो आपने अपनी लैब में भी पढ़ी हुई है, तो मैं इन पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन बात पे फोकस करता हूँ। तो क्या होगा, जब आप टाइट्रेंट को एनालाइट में डालेंगे तो हमें जब कैसे मेजर करेंगे, मैंने बताया कि जो टाइट्रेशन है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। क्या बोला मैंने, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। हम वॉल्यूम पता करते हैं किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करेंगे, जितना सॉल्यूशन हम एनालाइट का, जितना वॉल्यूम टाइट्रेंट के वॉल्यूम से क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। एसिड बेस टाइट्रेशंस मेनली इसी पे फोकस करते हैं। और फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा के N1V1 ये टाइट्रेंट का ले लिया, और एक तरफ ले लिया N2V2, ये क्या ले लिया, मिलीमोल्स हैं, ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स हैं यहाँ पे, नॉट मिलीमोल्स। मिलीमोल्स होते हैं M1V1 M2V2 में, और ये है एनालाइट ले लिया। अब एनालाइट की कंसंट्रेशन पता करनी है, तो N2 क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू N1, हमें पता है वॉल्यूम कितना यूज हुआ इसका वो पता चल जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय V2, ये कितना वॉल्यूम लिया था वो भी हमें पता है, तो आ जाएगी कंसंट्रेशन। तो ये वॉल्यूमेट्रिकली हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है। अब जब ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब एसिड पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, तो वो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जान लें, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाता है। क्या होता है पहले ये जानते हैं, देन वी विल स्टडी के आता कैसे है या मेजर कैसे किया जाता है। ओके, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो द पॉइंट एट विच एनालाइट react completely with the titrant, जिस पॉइंट के ऊपर या जिस वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम किसका, टाइट्रेंट का, वो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम के ऊपर एनालाइट पूरा का पूरा रिएक्ट कर चुका है टाइट्रेंट से, जितने वॉल्यूम से, इज नॉन एज, उसको बोला जाता है नॉन एज एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है। और ये कैसे पता कर सकते हैं, एंड पॉइंट जो है इट कैन बी डिटेक्टेड, यहां लिख रहा हूं डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट,
डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का डिटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इंडिकेटर, बाय यूजिंग एन इंडिकेटर। इंडिकेटर यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस टाइट्रेशंस के अंदर आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? इन एसिड बेस टाइट्रेशंस क्या यूज किया था? फिनोफ्थलीन सबसे कॉमन है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज यूज्ड। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज किया जाता है। फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन जब रिएक्ट करता है थलीन व्हेन प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम, जब एसिडिक मीडियम में है तो इट रिमेन्स कलरलेस, ये कलरलेस रहता है। बट जब ये बेसिक मीडियम में होगा या बेस में होगा तो ये कैसा कलर अटेन कर लेता है? पिंक कलर, पिंक कलर आ जाता है। तो जैसे मैंने फिनोफ्थलीन इसमें डाल दिया, यहाँ पे था एसिड और ये ऊपर था बेस, टाइट्रेंट है हमारा बेस, ऐसा नहीं कि जरूरी हो यही हो, दूसरा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसमें से ब्यूरेट में से क्या डालना शुरू कर दिया? बेस। तो वो एसिड जो है, जो भी बेस आया उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, धीरे धीरे एसिड की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो कम होते चले जाएंगे, OH आयन के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रल वाटर बनाते चले गए। मान लो यहाँ पे 10 H पॉजिटिव आयन थे, तो जैसे ही 10 OH आयन, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया, नाउ इट बिकम्स न्यूट्रल। तो अब जैसे ही एक और ड्रॉप डाला तो क्या हो गया? अब ये कैसा हो जाएगा? अब 11 OH आयन आ गए, मान लो, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। 11 OH आयन, तो एक OH आयन ज्यादा हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन का कलर कैसा आ जाएगा? पिंक। और यही है एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच एनालाइट रिएक्ट कंप्लीटली विद द टाइट्रेंट। जिस पॉइंट पे एनालाइट या जिस वॉल्यूम पे एनालाइट कंप्लीटली टाइट्रेंट से रिएक्ट कर चुका है, दैट इज नोन एज द एंड और द इक्विवेलेंस पॉइंट। और इसको कैसे बता सकते हैं? बाय यूजिंग एन इंडिकेटर, ठीक है। अगर कई बार क्या होगा, ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, तो उस केस में आपको एंड पॉइंट नहीं पता चलेगा। तो एंड पॉइंट के लिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? इवन हम लोग अगर एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द कंडक्टेंस, अगर हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस यूज करते हैं टू मेजर द titration in which end point is observed by measuring the conductance of solution, by measuring the conductance of solution on addition of titrant to analyte. The titration in which end point is observed by measuring the conductance. Conductance measure करके अगर हम end point का पता करते हैं तो उस titration को क्या बोलते हैं? is known as conductometric titration. Conducto is conductance, metric is measurement. तो end point आपको कंडक्टोमीटर से यूज करना है। मैं लिख देता हूं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज, जब आप लोग आएंगे कॉलेज में तो उस टाइम पे मैं दिखा भी दूंगा एपरेटस, बाकी मैं सारे फोटो जरूर बनाता चलूंगा। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर के अंदर आपको एक लेनी पड़ेगी, क्या? एक सेल लेनी पड़ेगी। सेल पता है एक कैथोड और एक एनोड से मिलके बना होगा, और उसकी एक पर्टिकुलर सेल कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। कंडक्टोमीटर हैविंग अ सेल ऑफ
नॉट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यूज नहीं करना है बल्कि सेल यूज करनी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं, हैविंग ए सेल ऑफ स्पेसिफिक, उसके क्या होगी, स्पेसिफिक सेल कांस्टेंट वैल्यू, सेल कांस्टेंट वैल्यू, तो लेंथ पर यूनिट एरिया उसका फिक्स होता है। तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंट जो उसमें यूज किया जाएगा। तो कैसे कैरी आउट करेंगे वो मैं अब बताऊंगा कैसे होता है। बस ये बात समझ गए कि एंड पॉइंट हमें कंडक्टेंस में लेना है, ना कि वॉल्यूम की फॉर्म में। जैसे पहले तो वॉल्यूम लेते थे, इंडिकेटर यूज करते थे, इंडिकेटर से पता चलता था कितना वॉल्यूम यूज हुआ। अब इंडिकेटर हटा के हम कंडक्टोमीटर यूज करेंगे, उनकी कंडक्टेंस मापेंगे। ठीक है, तो वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। क्लियर? तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये रहेगा, प्रोसीजर ये है, सबसे पहले हम लोग लेंगे a sufficient volume of किसका, volume of analyte is taken in a beaker, एक बीकर में सफिशिएंट वॉल्यूम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इज टेकन इन अ बीकर, बीकर में लेना है। सफिशिएंट वॉल्यूम का मतलब है sufficient volume of analyte is taken in a beaker such that the cell get immersed completely, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बट ऐसी हो जानी चाहिए कि जो सेल है वो इमर्स हो जाए, उसमें डूब जाए completely, immersed completely। ऐसा ना हो कि उसके इलेक्ट्रोड्स बाहर की तरफ दिखते रहें। ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, हालांकि आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तो उस टाइम पे भी आपको ये सारी बातें समझाई जाएंगी। वो ऐसी सेल होगी कि जैसे ये एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, और इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना, ये 1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर ऐसे रहता है। ये बस इतना ही है, इलेक्ट्रोड इतना ही है, बाकी तो जस्ट एक कवर है। ठीक है, एक कवर है बस, और कुछ नहीं। ये यूं है, इसको डिप कर देंगे। ठीक है, तो यहां से, ताकि इमर्स कंप्लीटली, इट मेजर्स द कंडक्टेंस of solution present in between the electrodes, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आएगा। आप लोग एज्यूम कर लो जैसे ये है, और एक ले लेते हैं, ऐसे ले लो, ये है, ये ऊपर का तो जस्ट एक सेटअप है, इसके नीचे लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेरे पास एक है बगैर इसके, ये लगा हुआ भाई, ये ऐसे यहाँ पे लगे हैं इलेक्ट्रोड्स, तो इसको इमर्स कर दो तो इलेक्ट्रोड्स पूरे डूब जाने चाहिए जो सेल है। ये ऊपर तो क्या है, बाकी कनेक्शंस किए हुए हैं, तो यहाँ से ये इमर्स हो जाएगी, तो जो सॉल्यूशन इसके अंदर आएगा, अंदर, बाहर का कुछ नहीं, उसका क्या मेजर करेगा, कंडक्टेंस मेजर करेगा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि सर ये आप कैसे बता रहे हो, ये मैं बताता हूँ, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। जैसे कि जब इसको डिप करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन का आपने क्या मेजर करना है, कंडक्टेंस मेजर करना, वो इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा वो चीज़ को समझो। तो क्या होगा, जैसे इसको इमर्स कर देते हैं तो इसमें से आयंस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप लोग एनालाइट को, टाइट्रेंट को डालोगे इसमें, तो क्या होगा, वो इसको कंडक्टेंस को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो कंडक्टोमीटर में आ जाएगा। यस, मैं जो बताना चाह रहा था वो नहीं बताया। वो क्या था कि ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये है G इंटू लेंथ पर यूनिट एरिया।
अगर लेंथ कितनी हो, इनके बीच में डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर, तो K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही क्या है, कंडक्टेंस है। दिस इज कंडक्टेंस। अगर ये जो कंडक्टेंस है, ये अगर इस सॉल्यूशन में 1 मोल डाला हुआ है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस याद होगा, दैट इज K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अलग मोलैरिटी पे आए तो आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टेंस। तो ये हमें फार्मूला नहीं लगाना है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। ठीक है, तो ए सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इज टेकन इन ए बीकर सच दैट द सेल गेट इमर्स्ड कंप्लीटली। ये जो मेजर करेगा कंडक्टोमीटर, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। याद रहे कंडक्टेंस ये है, ये मोलर भी कह सकते हो और इक्विवेलेंट भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ टाइट्रेट। अब क्या करेंगे, टाइट्रेट दी एनालाइट, एनालाइट को टाइट्रेट करो अगेंस्ट दी टाइट्रेंट टेकन इन ब्यूरेट। टाइट्रेंट के अगेंस्ट इसको टाइट्रेट करो एंड ऑब्जर्व द कोरस्पॉन्डिंग, जो भी आपको दिखे, जो कंडक्टेंस क्या आया है वो मेजर करो, एंड ऑब्जर्व दी कोरस्पॉन्डिंग एंड ऑब्जर्व दी कोरस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस जो भी है। आप इक्विवेलेंट चाहे इक्विवेलेंट मेजर करें, मोलर चाहे तो मोलर करें, दैट डिपेंड्स कि आप क्या कंसंट्रेशन किस फॉर्म में ले रहे हो, मोलैरिटी की या नॉर्मेलिटी की फॉर्म में, बस यही करना है। तो क्या करते हैं, अब समझाता हूं, सारा का सारा एक फोटो से बना के दिखाता हूं। यहां से ये है मेरे पास एक कंडक्टोमीटर, ठीक है, ये कंडक्टोमीटर है। यहाँ पे कंडक्टेंस आएगा, एक जगह पे सेल कांस्टेंट का आएगा, एक जगह टेम्परेचर आएगा, एक जगह पे आपको कंडक्टेंस मिली सीमेंस में, मिली महोज कैसे निकालना है वो यहाँ पे मेजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा, ये है वो क्या आपके पास बीकर, जिसमें क्या इमर्स किया हुआ है, यहाँ से आके कनेक्ट करके ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें डाली हुई है। ठीक है, और ये है आपके पास एनालाइट और ये है ब्यूरेट, ये ब्यूरेट। ठीक है, इसमें से डाले जाओ और यहाँ पे कंडक्टेंस मेजर करो, बस यही काम करना आप लोगों ने। पहले याद रहे कि इसका सेल कांस्टेंट फिक्स कर देना है, सेल कांस्टेंट फिक्स कर दो, फिर टेम्परेचर फिक्स कर दो, कितना टेम्परेचर है उस दिन का वो टेम्परेचर फिक्स कर दो, और फिर यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको किस में डालना है। भाई मिली सीमेंस में वैल्यूज नहीं आ रही हैं, बहुत कम कंडक्टेंस आ रहा है, तो और भी छोटी यूनिट आपको लेनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर दो और यहाँ पे कंडक्टेंस माप लो, बस यही है। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं कि कैसा कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, नाउ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। क्या करना है, अब आपने कंडक्टेंस और टाइट्रेंट के वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, एंड ऑब्जर्व द एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट आप ऑब्जर्व कर लो, बस। अब मैं बताऊंगा कैसे। तो फॉर एग्जांपल, तो सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, तो मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ बता दूं, लिखूं ना। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो सबसे पहले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड titrated against strong base। strong
एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट किया गया है। पहली एसिड बेस टाइट्रेशन ही हम लोग ले रहे हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मान लो कि HCl इज द एनालाइट, HCl आपका एनालाइट है वर्सेस NaOH विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द टाइट्रेंट, ये टाइट्रेंट है। ठीक है, एक बात याद रखो कि सबसे फास्ट मूविंग जो आयंस हैं वो हाइड्रोजन आयंस हैं, फिर है OH आयंस। मैंने अभी पीछे जब आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे मैंने आपको ये बात बताई भी थी, तो मैं फिर से बता दूं कि HCl और NaOH हैं, इन दोनों को टाइट्रेट करना है। बीकर में क्या ले लिया, बीकर में ले लिया आपने HCl, इसका वॉल्यूम भी पता है आपको, और ब्यूरेट में ले लिया है आपने NaOH। ठीक है, ये ले लिया, तो ये हमने ले लिया है, तो ये है टाइट्रेशन। सो यहाँ पे NaOH है ऑफ नॉन कंसंट्रेशन हमें पता है, और ये किससे जोड़ देंगे, इसको कंडक्टोमीटर से जोड़ देंगे। कंडक्टोमीटर से ये हमारे पास आ गई है सेल। ठीक है, ये सेल इसमें डिप कर दी है। अब इसका कंडक्टेंस इससे टाइट्रेट करो और मेजर करो। अब आपको जो ग्राफ मिलेगा, नाउ प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बीच में और किसके बीच में, कंडक्टेंस और आपको वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब चेक करते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। ये HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इनिशियली इसका जो कंडक्टेंस आएगा, जब तक हमने इस NaOH को नहीं डाला है तो कंडक्टेंस बहुत हाई आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन फ्लो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन थे ना भाई, HCl था ना इसमें, तो H पॉजिटिव आयंस की वजह से हाई कंडक्टेंस आएगा। मैं बता चुका हूं कि इसकी कंडक्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही H पॉजिटिव में NaOH डाला तो H पॉजिटिव को कौन रिप्लेस कर रहा है, Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव का जो कंडक्टेंस है lambda m of Na positive is much lesser than the lambda m of H positive। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या एक और बात भी बता दूं कि ज्यादातर जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही ज्यादा यूज की जाती हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी मेजर कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो बाकियों के केस में तो आप कोई भी कंसंट्रेशन लें। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन। अब इस सॉल्यूशन में ज्यादा कौन घूमने लग गया, सोडियम आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो किससे रिलेट हो गया, ये तो बन गया NaCl और ये बन गया वाटर। तो अब ये तो नहीं ज्यादा मूव करेगा, ये तो ज्यादा मूव नहीं करेंगे। ज्यादा मूव कौन करेगा, क्योंकि ये तो इतने ज्यादा आयंस नहीं बनाता ना, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या है, पानी तो नहीं ना। तो ये कौन से आयंस मूव करेंगे, सोडियम आयन, और सोडियम आयन का कंडक्टेंस कम है। तो आप जैसे जैसे NaOH डालते जा रहे हो HCl में, तो सोडियम आयंस बढ़ते जा रहे हैं और उनका कंडक्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन पूरी हो जाएगी, जितने हाइड्रोजन आयन थे सारे के सारे किससे न्यूट्रलाइज हो गए, किससे हो गए। इसके लिए वी कैन यूज डिफरेंट पेन। ओके, ऐसे लिख लेते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिखा ही नहीं होगा, क्या करें। ओके, ब्लैक ले लेते हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे ये आ गया Na पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया OH नेगेटिव। ठीक है, यही हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जैसे ही H पॉजिटिव आयन सोडियम आयन के बराबर हो गए, एंड पॉइंट आ गया, तो क्या होगा, एकदम से ये मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही एंड पॉइंट पास हुआ, पूरा मिटा देते हैं ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ें जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। अब क्या किया हमने, अब जैसे ही NaOH में HCl डाला तो भाई ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली गई, क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट होता चला गया। इसको मैं वाटर लिख देता हूं ऐसे, H2O। तो सिर्फ कौन से आयंस की वजह से कंडक्टेंस आ रहा है, सोडियम आयंस की वजह से, ऐसे मान लेते हैं। तो सोडियम आयंस का जो कंडक्टेंस है वो हाइड्रोजन आयन से कम है, तो क्या होगा, घटना शुरू हो गया। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी
वैसे ही क्या होगा, अब अगर मैं NaOH डालूंगा तो इसमें से कौन से आयंस चलेंगे, सोडियम आयन भी है और OH आयन भी है, कौन सा फास्ट मूव करता है, तो OH आयंस मूव्स या हैव आयंस हैव हाई कंडक्टेंस, उनका कंडक्टेंस हाई है। तो जैसे ही, क्योंकि HCl से तो ये तो खत्म हो चुका, ये तो न्यूट्रलाइज हो चुका, अब सिर्फ कौन बढ़ गया है इसके अंदर, अब इसके अंदर आ गया है NaOH और OH आयन का कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो OH आयन का कंडक्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, मैं यहाँ पे इसी पेन से दिखा दूँ क्योंकि ये NaOH को दिखा रहा है, तो OH आयन की वजह से कंडक्टेंस बढ़ना शुरू होगा। तो ये है वो एंड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। तो दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा क्यों आया, इवन अपने आप से भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस को से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट किया है, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक टाइप। दूसरा है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वीक एसिड जो दूसरा ग्राफ आएगा, वीक एसिड टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पे हमने ले लिया है एसिटिक एसिड। ओके, टेल मी कि क्या होगा, अब खुद से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ग्राफ समझ गए भाई, पहले H पॉजिटिव आयन थे, सबसे फास्ट मूविंग है तो बहुत हाई कंडक्टेंस। जैसे जैसे Na डालते जा रहे हैं सोडियम आयंस, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस था, तो सोडियम आयंस हाइड्रोजन आयन को हटा रहे हैं, और सोडियम आयन का कंडक्टेंस क्या है, काफी कम है, तो वो घटता जा रहा है जैसे जैसे सोडियम आयन बढ़ रहे हैं। बट जैसे ही एंड पॉइंट आया तो NaOH आ गया, और OH आयन का कंडक्टेंस ज्यादा है, इसलिए OH की वजह से कंडक्टेंस बढ़ने लगा। तुम कहोगे कि सर पहले भी तो OH आ रहे थे, पर वो OH आयन को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था, H पॉजिटिव आयन, और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब आता है दूसरी बात, अब आते हैं भाई अगला। अब क्या कर रहे हैं, वीक एसिड है जैसे कि एसिटिक एसिड, वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस वही NaOH। रिएक्शन कुछ ऐसे बनी, सोडियम एसीटेट प्लस H2O, यही बनेगा। दिस इज N पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर से बताओ ग्राफ कैसा आएगा। तो स्टार्टिंग में जब तक टाइट्रेशन शुरू नहीं की, ये कंडक्टेंस यूनिट्स पता होंगी ना, ठीक है, यूनिट्स पता होंगी। याद रहे, आप लोग अगर मोलर कंडक्टेंस निकालते हो तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इफ यू आर जस्ट मेजरिंग दी कंडक्टेंस तो आप लोग सीमन्स में, मिली सीमन्स में, मिली महोज, मैंने ओहम इनवर्स बताया था, बट आजकल वो यूज नहीं करते, पर बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे तो उसमें वो महो भी लिखा मिल सकता है, तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट डालो, क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमने ये नहीं डाला है, तो क्या चल रहा है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, इज अ वीक एसिड, तो इट गेट आयनाइज्ड up to very small extent, it get ionized up to very small extent, बहुत ही कम एक्सटेंट तक ये आयनाइज होगा। अगर ये बहुत कम एक्सटेंट तक आयनाइज हो रहा है, इसका साफ मतलब है क्या, इसका मतलब इसमें आयंस ज्यादा नहीं है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, कंडक्टेंस कम। अब जैसे ही NaOH डालोगे तो ये क्या बना लेगा, इट विल प्रोड्यूस अ साल्ट। साल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये तो पूरा का पूरा आयंस में टूटा हुआ है। तो जैसे ही आपने NaOH इसमें डाला तो ये साल्ट बनाने लग गया, और साल्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होंगे, आयंस बढ़ते जाएंगे, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, पूरा एसिटिक एसिड NaOH से न्यूट्रलाइज हो गया, जितना भी एसिटिक एसिड था सारा का सारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब फर्दर NaOH डाला तो क्या है उसमें, OH आयन है, तो OH आयन हैव हाई कंडक्टेंस, वेरी हाई कंडक्टेंस, तो क्या होगा, एंड पॉइंट के बाद एकदम से क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस इज ड्यू टू OH आयंस
और दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो अब एंड पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया ना एंड पॉइंट, तो ये है एंड पॉइंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आ जाए N1 V1 N2 V2 से निकाल सकते हैं। अब एंड पॉइंट के लिए इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं, समझ गए? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, जब वीक एसिड को हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये है हमारे पास एक टाइप है। अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड, ले लेते हैं, ये ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेटेड अगेंस्ट वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। फिर से वही बात, तो यहां से वीक बेस ले लेते हैं, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग अंदाजा लगाओ कि क्या होना चाहिए, पहले सोच लो। मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं। यहाँ पे आएगा आपका कंडक्टेंस और ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा मैं अलग से लिख भी नहीं रहा, इसी बात से समझ में आ जाता है। तो बताएं भाई क्या होगा, सोचो क्या होगा। जैसे HCl है तो किसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की तो कंडक्टेंस हाई होती है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्या होगा, हाई, तो हाई। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, हाइड्रोजन आयन को कौन रिप्लेस कर देगा, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन तो क्या होगा, बहुत कम कंडक्टेंस शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो हाईएस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे अमोनियम आयन बढ़ेंगे कंडक्टेंस कम होता जाएगा। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा HCl खत्म, अब सिर्फ क्या रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम कहोगे सर हाँ अब भी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि OH आयन बढ़ेंगे। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है, ये वीक बेस है, इट गेट आयनाइज्ड अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो OH आयन कहाँ से आएंगे, और आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। सो यू विल गेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो दिस इज द एंड पॉइंट। सो दिस इज ड्यू टू वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये घट रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हो ड्यू टू डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, उस वजह से ये घटता जा रहा है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे ही डाली तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आयन में टूटेगा ही नहीं, इसीलिए आपको ये ग्राफ मिलेगा। होपफुली क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो फोर्थ आ गया मिक्सचर ऑफ वीक and strong acid titrated against strong base, strong base के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। मिक्सचर ले लें वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, ठीक है। और टाइट्रेटिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, ठीक है। फोटो बनाऊं क्या, ये वही कंडक्टोमीटर है, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ से ये सेल डाल दी है, ठीक है। ये आपके पास बीकर है, ये सेल है, इसमें एनालाइट डाला हुआ है। एनालाइट यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड प्लस HCl, और इसको टाइट्रेट किया गया है अगेंस्ट दी ब्यूरेट, ब्यूरेट के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे NaOH है। तो ग्राफ बताएंगे, ग्राफ कैसा आना चाहिए, ओके, आई कैन ओमिट इट, ओके। तो ग्राफ आएगा क्या, सोच लें भाई सभी बच्चे, कंडक्टेंस, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच पाए तो होपफुली आप लोगों को आगे सब कुछ समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट,
ये कंडक्टेंस। तो बताएंगे कि कैसे होगा। अब मेरे पास जो है वो है कैसा, एक तो है मिक्सचर है किसका, एसिटिक एसिड और HCl, दे डू नॉट रिएक्ट। मिक्सचर है तो रिएक्शन तो होगी ही नहीं। तो आप लोगों को पता है एसिटिक एसिड और HCl है, तो किसका वजह से कंडक्टेंस दिखेगा। अब HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो पूरा का पूरा आयंस में टूटा हुआ है, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो क्या ये आयंस में टूटा, तो इसके तो आयंस नेग्लिजिबल हैं, तो इसके आयंस की वजह से ही आपको कंडक्टेंस दिखेगा। तो कंडक्टेंस दिख गया, ठीक है, कंडक्टेंस हाई होगा। क्यों हाई होगा, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या किया, अब इसमें NaOH डालना शुरू कर दो, तो NaOH किसको कम हटाता जाएगा, H पॉजिटिव आयंस कम होते जाएंगे, कम होते जा रहे हैं, तो कम होते चले गए, ठीक है। तो ये हो गया कम, ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रही है बात। अब क्या किया, अब NaOH जैसे HCl खत्म हो गया, अब HCl तो गया पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, अब क्या बच गया, अब बचा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड तो कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और अगर मैं इसमें NaOH डाल देता हूं तो ये क्या बना लेगा, इट विल प्रोड्यूस अ साल्ट। साल्ट क्या होता है, NaOH जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा, साल्ट। और साल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस बनने शुरू हो गए। जैसे ही आपके पास क्या हुआ, एंड पॉइंट, अब एसिटिक एसिड भी खत्म हो गया। अब NaOH डालोगे तो कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा, OH आयन की वजह से, तो बढ़ गया। तो यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना था उसकी वजह से कंडक्टेंस, और ये ड्यू टू OH आयन ऑफ NaOH या स्ट्रॉन्ग बेस के OH आयन की वजह से, तो यू विल गेट द एंड पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जाके HCl भी और एसिटिक एसिड भी दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। अब ये आ गया एंड पॉइंट, क्लियर है, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, एंड पॉइंट। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, क्लियर है। ये तो पूरा का पूरा जो पहले बताया था उसी का ही मिक्सचर मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा सारी बातें। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, आप लोग अगर इसको समझ नहीं रहे हो तो लास्ट में मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में क्या होता है कि जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में एक दूसरा साल्ट सॉल्यूशन डालते हैं, और वो साल्ट सॉल्यूशन, जैसे कॉमन मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और इसमें डाल दिया पोटेशियम क्लोराइड, डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यू विल गेट AgCl। AgCl के क्या बनेंगे, इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, तो इसके प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी। अब आपको बताना है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट ले लिया नीचे बीकर के अंदर, और ब्यूरेट में ले लिया पोटेशियम क्लोराइड, तो टाइट्रेशन कैसी आएगी, ने लिया कहाँ पे, इस बीकर में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये कंडक्टोमीटर है, ये कंडक्टोमीटर है, ये इसमें सेल हमने इमर्स कर दी है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था, और यहाँ पे हमने डाल दिया है क्या, ये ब्यूरेट में ले लिया था क्या भाई, KCl, ये KCl सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट KCl डाला तो आपको क्या हम देखेंगे कि सिल्वर आयन को रिप्लेस कौन कर देगा, पोटेशियम आयन। तो जैसे ही डाला तो सिल्वर आयन आर रिप्लेस्ड बाय किससे रिप्लेस हो जाएंगे, बाय दी पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब सिल्वर आयंस को तो रिप्लेस कर दिया है पोटेशियम आयन से।
अब क्या होगा चेकआउट करते हैं भाई। देखो पोटेशियम आयन और सिल्वर आयन का जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन। ओके, मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पोटेशियम आयन। ये तो सिल्वर क्लोराइड थे, तो प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल गए, ये तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हो गए, इनकी वजह से कंडक्टेंस दी। तो पोटेशियम आयन की वजह से कंडक्टेंस होना चाहिए था, बट उसका कंडक्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये कंडक्टेंस और यहां पे ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, तो क्या होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा सिल्वर नाइट्रेट खत्म, बचा क्या पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम आयन का टाइट्रेशन तो क्या होगा, कंडक्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना, पोटेशियम आयंस बढ़ेंगे, क्लोराइड आयंस बढ़ेंगे, तो क्या होगा आयंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इट इज अ साल्ट और ये हमेशा कंप्लीटली आयंस में टूटेगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो दिस इज विल बी योर एंड पॉइंट। क्लियर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस वो होती हैं जिनके अंदर जब दो साल्ट को मिक्स करो और एक साल्ट ऐसा बनेगा जो कि जब दो रिएक्टेंट को आपस में अलाउ करो रिएक्ट करने के लिए, और जब जो आप को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जो कि सॉल्वेंट में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट होने लग जाता है, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो मैंने बताया कि इनिशियली क्यों है, क्योंकि इनकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है टाइट्रेशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, नेक्स्ट जो आता है, जो भी नया नंबर आप लोग देख लें, ऑफ strong base with strong acid titrated against strong acid। एक ऐसा साल्ट लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, नॉट दी स्ट्रॉन्ग, ये तो हो ही चुका था हमारा, पहले हम लोग ले चुके थे ना KCl वगैरह, ठीक है। ये ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो पहले तो साल्ट ये समझ लेते हैं, जैसे वीक एसिड हमने ले लिया एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, दोनों मिलके क्या बना लिया, एक साल्ट बना लिया जो है सोडियम एसीटेट, ठीक है। सो दिस इज दी साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, ठीक है। इसके अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। तो फिर से फोटो बना ले, ये तो समझ ही गए होगे, चलो ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यही फिर से कंडक्टोमीटर, है, ये वही हमने बीकर ले लिया है, इसमें साल्ट सॉल्यूशन ले लिया हमने, ये सेल डिप कर दी है, ये सॉल्यूशन लिया है किसका, सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन ले लिया, और ऊपर बीकर ब्यूरेट से हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ब्यूरेट से हम लोग ऐड करेंगे क्या, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन क्या होगी, दिस इज सोडियम एसीटेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं ना साल्ट्स तो, और ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ से एसीटेट आयन H पॉजिटिव आयन बना लेगा और NaCl बना लेगा, ठीक है। तो क्या होगा अब समझते हैं, जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा तो तुम लोग कहोगे सर कि H पॉजिटिव हमने डाला है, इनिशियली तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हाई रहेगी कंडक्टेंस, ठीक है। क्या रहेगी कंडक्टेंस, हाई रहेगी, हाई ले ली। अब क्या होगा, जैसे ही H पॉजिटिव हमने इसमें डाला तो क्या होगा, तो आप लोग देखें कि इसने जैसे ये आयंस में टूटा हुआ था तो H पॉजिटिव डालते ही क्या बना लिया इसने, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं बना लिया,
तो क्या कोई कंडक्टेंस में चेंज आना चाहिए क्या? तुम लोग कहोगे कि सर हाँ H पॉजिटिव आ गए तो हाइड्रोजन आयन बढ़ने की वजह से तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, बट क्या ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या? तो ये तो वीक एसिड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? ये क्या बना लिया? वीक एसिड। ठीक है, और ये आपको पता ही है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपके पास साल्ट बना हुआ है ना NaCl, तो ये क्या है, इसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसकी वजह से कंडक्टेंस घटेगा, तो ऑलमोस्ट नो चेंज, नो चेंज। और जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचेगा, जब ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर बचा HCl, HCl डालते ही क्या होगा, कंडक्टेंस अब हाइड्रोजन आयन की वजह से बढ़ेगा, तो यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, अलग अलग ग्राफ। मैं एक बार फिर से सारे ग्राफ बना के बताता हूं आप लोगों को, होपफुली फिर ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आएगा। सबसे पहले था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डाला गया, तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही एसिड में HCl में बेस डाल रहे थे तो H पॉजिटिव की जगह पे सोडियम आयन आने लग गया था, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस कम होती चली गई और फिर ग्राफ मिल गया ऐसे। तो ये क्यों घटा था? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और यहाँ पर क्या बढ़ रहे थे, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये बढ़ा है। ठीक है, फिर हमने क्या लिया था, दूसरा एग्जाम्पल्स था हमारे पास, क्या, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में वीक एसिड डाला गया था। तो ग्राफ कैसा बना था, अगर हम लोग ले लें वीक एसिड, नीचे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे थे, तो वीक एसिड की कंडक्टेंस कम थी, और फिर ये जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे थे तो क्या होता जा रहा था, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ती चली गई। ठीक है, और एंड पॉइंट के बाद तो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग बेस OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, और यहाँ पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन की वजह से था। ठीक है, फिर हमने लिया था मिक्सचर, लिया था किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस विद किसके साथ किया था, विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हमने किया था। तो ग्राफ कुछ ऐसे आया था, जैसे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से कंडक्टेंस आएगा, तो कंडक्टेंस पहले कम हो रहा था, फिर वीक एसिड को जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस में डाला गया, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ मिलाया गया, तो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बढ़ी, और फिर फाइनली बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो यहाँ पर तो क्या था, ड्यू टू डिक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब साल्ट बना था, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो यही था हमारे पास। अब उल्टा भी कर सकते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बजाय उल्टा लेके चलो, फोर्थ है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जैसे HCl ले लिया, और वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, तो बताओ क्या बनना चाहिए था। अब HCl है, HCl की जो कंडक्टेंस है वो क्या रहेगी, वो तो हाई रहेगी। हमने क्या किया, HCl ही लिया था ना नीचे बीकर में, और वीक बेस ऊपर लिया था, तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ी थी, सॉरी बहुत हाई थी, फिर जैसे जैसे इसको डालते चले गए तो वीक होती चली गई, और फिर फाइनली क्या हो गया, ये कांस्टेंट होगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस डाला गया तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली गई, और यहाँ पर ये क्या होगी, ड्यू टू दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ड्यू टू वीक बेस की वजह से ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। फिफ्थ थी हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस जो थी। अब इनके केस में क्या चला था, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में जैसे सिल्वर आयन था, नाइट्रेट आयन था, प्लस K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये बना था AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। तो क्या हुआ था भाई, ग्राफ इनिशियली क्योंकि सिल्वर आयन और पोटेशियम आयन की कंडक्टेंस सेम थी,
सिल्वर क्लोराइड के तो प्रेसिपिटेट्स बन गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, इनिशियली क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसके बाद जैसे ही KCl डाला तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इसके अलावा हमने एक और भी लिया था जिसके अंदर हमने साल्ट लिया था, क्या ये इसी में ही थी क्योंकि इस जैसी ही थी, तो साल्ट ऑफ किसका था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विद किसके साथ टाइट्रेट किया गया था, विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो ये बना था, यही सेम ग्राफ आया था, ये मैं बता चुका हूं, तो होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये थी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में एक बात हमेशा याद रखना, सबको पता है कि कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो जब आप ऊपर से क्या डालते हो, जैसे कि ये बीकर लिया, बीकर में आपने टाइट्रेंट डाल दिया, ऊपर से टाइट्रेंट डालोगे तो क्या होगा, टाइट्रेंट डालते ही क्या होगा, इसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आ जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो इसलिए आपको प्रिकॉशन क्या रखनी है, प्रिकॉशन रखनी है कि जो सॉल्यूशन है, जो टाइट्रेंट के अंदर लिया गया, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी अराउंड 10 times concentrated than 10 times 15 times concentrated than the इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए कंसंट्रेटेड, या ये 10 गुना क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, देन दी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। एनालाइट की कंसंट्रेशन से इतना होना चाहिए, क्यों, टू prevent the change in concentration of एनालाइट, क्योंकि अगर एनालाइट की कंसंट्रेशन बदलेगी तो आपका कंडक्टेंस भी बदलेगा, और अगर कंडक्टेंस बदल गया तो आपके पास ऐसे ग्राफ नहीं मिलने वाले हैं, फिर आपको एंड पॉइंट नहीं सही से दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा इसको बहुत डाइल्यूट और इसको कंसंट्रेटेड, ताकि थोड़ा थोड़ा सा ही डले और एंड पॉइंट जल्दी आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको लेना है, ये प्रिकॉशन है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ये है, मैंने पहले ही बताया, अगर कलर्ड सॉल्यूशंस होते तो कलर्ड सॉल्यूशंस में आपको इंडिकेटर भी डालने तो आपको पता ही नहीं चलता कि एंड पॉइंट आया कि नहीं आया। तो उस केस से बचने के लिए आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि सॉल्यूशन बहुत कम भी लेके, जैसे वहाँ पे 10 ml ले रहे थे, यहाँ पे जरूरत ही नहीं आप 10 ml लो, 5 ml ले लो, बट बीकर थोड़ा सा कम सरफेस एरिया का ले लो, ताकि उसमें आराम से क्या डिप हो जाए, हमारी सेल डिप हो जाए, ठीक है। इसमें बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस की भी आप क्या मेजर कर सकते हो, कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हो, जो बहुत डाइल्यूट हैं, इवन उनके लिए तो और भी अच्छा है ये, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो ज़्यादातर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं, ठीक है। पर अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो तो हमारा टाइट्रेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमने लिया है तो इजीली एंड पॉइंट जल्दी आ सकता है। दूसरी एक और इसके एडवांटेज क्या है कि एंड पॉइंट पे देखा होगा कि हम लोग जब इंडिकेटर यूज करके करते थे तो एंड पॉइंट आने को होता था तो बहुत कम वॉल्यूम डालते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो एंड पॉइंट आपको शार्प दिखेगा, आप ज़्यादा वॉल्यूम भी डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। आपको एंड पॉइंट्स क्लियर दिख जाएगा क्योंकि ग्राफिकली हमने मेजर करना है। तो होपफुली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं चाह रहा था कि पीएच भी इसी में बता दूं, पीएच और बफर सॉल्यूशन, बट क्योंकि काफ़ी ये भी लेंथी हो चुका है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पीएच और बफर सॉल्यूशन डाल दें। ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।